नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कोविड के टाइम पर बहुत सारी अनियमितताएं और ये तो एक विश्व का संकट था और विश्व के संकट होने की वजह से कोविड के टाइम पर विश्व के क्या भारत में भी बहुत सारी इकोनॉमिक कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। बहुत कंपनियों में जॉब करने वाले लोग, प्राइवेटली डील करने वाले लोग, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग, जिन्होंने चेक दिया, वो जिन्होंने प्रॉमिसरी नोट दिया, यानी कि लिखित रूप में दिया, मैं आपको वचन देता हूं कि तब मैं आपको पैसे दे दूंगा, या फिर इस तरह के और कोई इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, इस तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जिन कॉन्ट्रैक्टों के आधार पर पेमेंट आना था, माल आना था, नहीं आया, पेमेंट हुआ, नहीं हुआ, या बहुत सारी इस तरह की समस्याएं आई। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गईं, कुछ कंपनियों ने पेमेंट नहीं दिए, कुछ कंपनियों ने सैलरी नहीं दी, कंपनियों के जो क्लेम थे वो क्लेम क्लाइंट ने नहीं दिए, यानी कि जो माल सप्लाई हुआ वो नहीं दिया, या जो सर्विसेज दी गई उनका पेमेंट नहीं आया। ये समस्याएं आना स्वाभाविक था क्योंकि अचानक लॉकडाउन हुआ और पूरा देश बंद हो गया। अब पूरे देश के बंद होने पर आप जितनी बड़ी कंपनी थी उतना बड़ा लॉस। लेकिन आम आदमी जो नौकरी करता था, आम आदमी जिसका कुछ पेमेंट बाकी है, आम आदमी जिसका कुछ लेना देना बाकी है, या जिसका पेमेंट होना है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, पेमेंट आना है, पेमेंट आने के बजाय कंपनी का अकाउंट खाली हो गया, या जिसको पेमेंट करना था उसका अकाउंट खाली हो गया, चेक लगाया बाउंस हो गया, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं देश में आईं। मेरे पास तो उस समय मेल्स का भंडार हो गया था, सर मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं, मेरी सैलरी नहीं दे रहे, मेरी सैलरी आधी कर दी है, मुझे घर पर बिठा दिया है, मेरी सैलरी कटौती कर दी है और पेमेंट नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें। उस समय मैंने भी लोगों को यही जवाब दिया था कि भाई इसका कोई सलूशन नहीं, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है और पूरा विश्व इससे परेशान है। किस पर क्लेम करेंगे और कौन क्लेम करेगा। आप अगर कंपनी पर क्लेम करते हैं, कंपनी किसी और पर क्लेम करती है, जिसको पेमेंट कंपनी को देना था वो किसी और पर करता है, और इस प्रकार एक पेमेंट की सीरीज़ अगर 10 हाथों से मिलकर आती है तो वो 10 के 10 खाली हाथ हैं। जब कंपनी के पास पैसा है नहीं तो पेमेंट कहाँ से करे। ये सारी समस्याएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई। इन्हीं समस्याओं के एक समाधान को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था और सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए लिमिटेशन पर कुछ बात कही थी। 2 बार ऐसा ऑर्डर हुआ कि लिमिटेशन बढ़ाई गई। इसका इंटरप्रिटेशन कि आखिर इनका सल्यूशन क्या है, इसलिए मैं कहता हूं कि सावधान वो सारे लोग जिनके पेमेंट्स का चक्कर फंसा हुआ था, या वो सारे लोग जिनके मुकदमे पेंडिंग थे या जो मुकदमा करना चाहते थे, कोविड की वजह से मुकदमा नहीं हो पाया, लॉकडाउन की वजह से केस नहीं हो पाया, अब उनकी लिमिटेशन का चक्कर फंस गया है। और वो लिमिटेशन का चक्कर स्वाभाविक है फंस जाएगा। तो वो लिमिटेशन, इस पर कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू किया है, कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जिसमें ये लिमिटेशन का, मैं आपको बता दूं होता क्या है कि कोर्ट में जब भी कोई केस फाइल होता है तो 2-3 चीज़ें कोर्ट ज़रूर देखता है। एक तो पार्टी बनती है कि नहीं बनती है, कॉज ऑफ एक्शन बनता है कि नहीं बनता है, कोर्ट फीस जमा की गई है कि नहीं की गई है, और लिमिटेशन है कि नहीं है, और कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बनता है कि नहीं बनता है। ये 4-5 चीज़ें प्रिमा फेसाई जिस समय हम कोर्ट में केस लेकर जाते हैं उस समय कोर्ट देखता है। मैं फिर से बताता हूँ कि जिस पार्टी को आपने पार्टी बनाया है, पार्टी की लेजिटिमेसी, दूसरा कॉज ऑफ एक्शन यानी कि कारण क्या है मुकदमे का, तीसरा उसकी लिमिटेशन यानी कि उसका जो समय है एज पर लिमिटेशन एक्ट, उस समय के भीतर आपने फाइल किया है कि नहीं किया है, तीसरा कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बनता है कि नहीं बनता है कि किसी भी कोर्ट में लेकर चले गए, और कोर्ट की जो फीस है यानी कि जो उसका मेहनताना है वो कोर्ट फीस जमा हुई है या नहीं जमा हुई है। ये 4-5 चीज़ें प्रिमा फेसाई कोर्ट देखता है, उसके बाद ही कोर्ट केस को एडमिट करता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कमी रह जाएगी, कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता, कोर्ट फीस नहीं जमा हुई है, लिमिटेशन क्रॉस हो गई, तो इन सभी मामलों में कोर्ट को ये अधिकार है कि आपकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दे, भले ही मेरिट में कितना भी अच्छा केस क्यों ना हो। इसलिए लोग ये भी कहते हैं कि भाई कोर्ट ये मानता है कि नहीं कि ये कॉज ऑफ एक्शन तो है,
जुरिडिक्शन भी है, लेकिन साहब हम सज़ा नहीं देंगे, हम मुकदमे को सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन पूरी हो चुकी है। आपको अगर कहा गया है कि 3 महीने के अंदर मुकदमा फाइल होना चाहिए तो 3 महीने के अंदर मुकदमा नहीं फाइल किया। 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, कुछ की लिमिटेशन 3 साल है, कुछ की 4 साल है, 5 साल है। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट भी है, उसके सेक्शन 5 में एग्जेम्पशन भी दिया गया किन किन मामलों में लिमिटेशन को क्रॉस किया जा सकता है। लिमिटेशन क्रॉस होने के बाद भी कोर्ट को यह अधिकार है कि वो कॉन्डोनेंस कर दे और मुकदमा सुन ले। ऐसे सभी मामलों के लिए कोर्ट के कुछ इंतरिम ऑर्डर आए थे, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन का जो एक मामला है वो गुड़गांव कोर्ट का है, इन रिकॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन केस, यही कोर्ट ने उसको कहा था। गुड़गांव बार एसोसिएशन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है और मैं नहीं समझता हूं कि इस ऑर्डर को, जो इन रिकॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन के केस में जो ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो ऑर्डर जजेस नहीं समझ पाए। लेकिन हमारे यहाँ लोअर जुडिशरी का, मैं उसको क्रिटिसाइज तो नहीं करता क्योंकि लोअर जुडिशरी के बच्चों को मैं तैयार करता हूँ, इसलिए लोअर जुडिशरी का एक फ्रेम ऑफ माइंड है। और फ्रेम ऑफ माइंड ये है कि अगर एक कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कोर्टों ने एक मनोभाव बना लिया कि नहीं साहब ये नहीं हो सकता, तो वो या तो उससे कहेंगे कि विड्रॉ कर लो या फिर वो रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, डिसमिस करना शुरू कर देते हैं, बिना कोर्ट के ऑर्डर की तह में जाए। और जाते भी हैं तो इंटरप्रेशन नहीं कर पाते, चूंकि बच्चे ही होते हैं और लोअर कोर्ट में बच्चा नया होता है, बिल्कुल मतलब फ्रेशर होता है, वो कोई सीनियर एडवोकेट नहीं होता है, वो कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर नहीं होता, इसलिए वो एक बनी बनाई परंपरा के आधार पर काम करते हैं। ये बहुत बार होता है। हुआ क्या कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई उसमें उन्होंने जो एलिगेशन लगाया वो ये लगाया कि साहब कोर्ट ने जो लिमिटेशन की बात कही थी वो लिमिटेशन के आधार पर, यानी कि कोर्ट के उस ऑर्डर के आधार पर गुड़गांव कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी कोर्ट ने कोई भी केस सेक्शन 138 एनआई एक्ट, सेक्शन 138 एनआई एक्ट में आपको बता दूं जो चेक बाउंसिंग का मामला होता है या फिर जो प्रॉमिसरी नोट बना कर दिया जाता है उसका मामला होता है। इन मामलों में एक टाइम होता है कि आपके चेक बाउंस होने के बाद इतने समय के अंदर आपको कोर्ट में फाइल करना होता है। अगर आप कोर्ट में उतने समय के अंदर फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर सेक्शन 138 एनआई एक्ट का क्रिमिनल केस फाइल नहीं हो पाता है, फिर वो सीपीसी में केस जाता है ऑर्डर 37 में। लेकिन यहाँ ऑर्डर 37 का केस जाएगा तो थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन 138 एनआई एक्ट का केस जाता है तो वो क्रिमिनल केस बनता है, पेमेंट आसान हो जाता है। इससे पहले ये मामले सारे सिविल के मामले होते थे, लेकिन जब से 138 में संशोधन कर दिया तब से क्रिमिनल केस बना दिया है। यानी कि आपकी चेक अगर बाउंस होती है और जानबूझकर बाउंस होती है तो फिर आप अपराधी की कैटेगरी में आ जाएंगे और उसके आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए चेक बाउंड करने से पहले व्यक्ति चेक काटते समय ये सोचे कि उसने चेक काटा है, इसका कोई क्रिमिनल केस फाइल ना हो जाए। अब चूंकि लिमिटेशन एक्सटेंशन किया गया था, मैं लिमिटेशन पूरी आपको समझाऊंगा कि मामला क्या है और इस तरह के मामलों में कोर्ट का ऑर्डर क्या है। चूंकि लिमिटेशन एक्सटेंशन किया गया था इसलिए कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई ये जो मामले हैं ये अभी प्री मैच्योर हैं, यानी कि अदालत सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस ले ही नहीं सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट की अगली डायरेक्शन ना आ जाए। ऐसा मामला नहीं था, इसलिए गुड़गांव कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें क्लैरिफाई कर दीजिए कि केस फाइल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है कि प्री मैच्योर है। प्री मैच्योर मतलब अभी समय नहीं आया, जब तक कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए तब तक हम केस ले ही नहीं सकते। और जो केस फाइल भी किए गए हैं उनको या तो विड्रॉ कर लीजिए या फिर हम उसको डिसमिस कर देंगे। ये तो बड़ी खराब बात और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े मिस इंटरप्रिटेशन का मामला है। हुआ क्या था उसको जब आप समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। हुआ ये था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस समय ये सब कुछ चला तो मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर 665/2021 और इसका SMWC नंबर 3/2020 यानी कि स्यू मोटो रिट सिविल नंबर 3/2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। हुआ क्या कि 2020 में एपिडेमिक आया, मार्च 2020 में
या उसी समय पर लॉकडाउन कर दिया गया और बड़ी अफरा तफरी मची। सुप्रीम कोर्ट ने एक सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए ये कहा कि भाई जिन मामलों की लिमिटेशन क्रॉस हो रही है उनको ये टाइम जो है वो एक्सटेंशन दिया जाता है जितने दिन ये लॉकडाउन चला। ऐसा मामला उन्होंने 23/3/2020 को आया और कोर्ट ने कहा कि ये जो है 15/3/2020 से ऑर्डर लागू हो जाएगा। यानी कि 15/3/2020 के पहले जो भी प्रोसीडिंग चल रही होगी 15 मार्च के बाद उस प्रोसीडिंग का अगर लिमिटेशन क्रॉस हो गया है और लिमिटेशन के आधार पर, यानी कि समय समाप्त हो चुका है फाइल करने का और वो फाइल नहीं कर पाए हैं, तो फिर उनको जो समय ये बंद रही, अदालत बंद रही, उस समय का एक्सटेंशन दिया जाता है। यानी कि वो लिमिटेशन पीरियड में नहीं माना जाएगा और लिमिटेशन में वो समय कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। आप मेरा मतलब समझिए, फिर से मैं बताता हूं तो फिर समझ में आ जाएगा। कोर्ट ने ये कहा कोई भी केस जो चाहे कोर्ट में हो चाहे ट्रिब्यूनल में हो, जिसकी भी प्रोसीडिंग चल रही हो, वो सारे मामले चाहे वो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 29A, सेक्शन 23(4) का मामला हो, कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के धारा 12A का मामला हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 का मामला हो, या फिर किसी भी प्रकार का केस ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जो फाइल होता है जिसकी लिमिटेशन होती है उसकी आउटर लिमिट को एक्सटेंड किया जाता है और वो लिमिटेशन उसमें काउंट, वो टाइम उस लिमिटेशन में काउंट नहीं होगी। उसको ऐसे समझिए, अगर कोई मामला ऐसा आया है जिसका वायलेशन 15 फरवरी को हुआ और ये कहा गया कि 90 दिन के अंदर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, अगर वो वायलेशन हुआ, वायलेशन होने के 90 दिन के अंदर कोर्ट में केस फाइल हो सकता है, या जिस दिन ऑर्डर हुआ ऑर्डर के 90 दिन के अंदर अपील फाइल हो सकती है, या ऑर्डर के 60 दिन के अंदर अपील फाइल हो सकती है, या ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अपील फाइल हो सकती है, या जो मामले कोर्ट में आने चाहिए उसके वायलेशन वाले दिन से, यानी कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन बना उस दिन से 90 दिन के अंदर आप केस फाइल कर दिए। ऐसे कोर्ट में ऐसे लिमिटेशन एक्ट बोलता है। अब वो 15 फरवरी को 15 मार्च को लॉकडाउन लग गया। 15 मार्च के लॉकडाउन का मतलब अभी 30 दिन हो पाए थे। इस 30 दिन के अलावा हमें टाइम मिला था 90 दिन का, यानी कि 60 दिन का टाइम था, जो कि अप्रैल मई में ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल मई में जो है वो एपिडेमिक की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो जून में क्या हम केस फाइल कर सकते हैं, या जब भी अदालत खुलेगी तो क्या केस फाइल कर सकते हैं? तो कोर्ट ने ये कहा कि हम इस समय को 15/3/2020 यानी कि 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 तक का समय देते हैं। इस एक वर्ष में जिसकी भी लिमिटेशन खत्म हो रही हो, वो लिमिटेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिमेनिंग टाइम हम 90 दिन का टाइम और देते हैं। यानी कि उसकी नई लिमिटेशन इस तारीख से 90 दिन के अंदर हो जाएगी। हुआ क्या कि जब कोर्ट ने 15 मार्च 2021 का 14 मार्च 2021 का समय दिया था और फिर सेकंड वेव आ गई, तो कोर्ट ने 27 अप्रैल 2021 से फिर से ये ऑर्डर रिन्यू कर दिया और समय समय पर जैसे जैसे वेव आती रही वैसे वैसे इसको रिन्यू करते रहे। और एक टाइम के बाद कोर्ट ने सितंबर में खोल दिया कि भाई ये जो मामले हैं वो सितंबर 2021 में कोर्ट ने ऑर्डर किया और ये कहा कि अब इसके बाद से लिमिटेशन वाला ये जो ऑर्डर है वो ख़त्म किया जाता है। और ये कहा कि तत्काल इफेक्ट से अक्टूबर 2021 यानी कि अक्टूबर 2021 से लिमिटेशन फिर से काउंट की जाएगी और 90 दिन का टोटल टाइम हम आपको देते हैं। आप 90 दिन के अंदर इसको फाइल कर लीजिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या पीछे था। यानी कि ये जो समय दे दिया तो हम ये कहें कि समय मार्च 2020 से और अक्टूबर 2021 तक का कोर्ट ने दे दिया। इस समय जिसकी भी लिमिटेशन खत्म हो रही हो, खत्म हो गई हो, लिमिटेशन कैलकुलेट नहीं की जाएगी और जो आप टाइम पास कर चुके हैं वो भी छोड़ दीजिए। अब अक्टूबर से 90 दिन के अंदर अपने केस फाइल कर दीजिए, अपीलें फाइल कर दीजिए, मामले डाल दीजिए, जो भी है वो आप डाल दीजिए।
ये उनके लिए कहा जिनका पेमेंट आना था, केस फाइल होना चाहिए था, केस फाइल नहीं हो पाया, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, या कोई लिखा पढ़ी ब्रीच हुई है, या कुछ भी जो भी हुआ है उसकी लिमिटेशन सिविल के मामलों की रहती, क्रिमिनल मामलों के भी छोटे मामलों की लिमिटेशन रहती, तो उस लिमिटेशन के अंदर उसको फाइल कर दीजिए। 3 जजों की बेंच ने इस पर ऑर्डर कर दिया और ये 23 सितंबर 2021 का फर्दर ऑर्डर आया और अक्टूबर 2021 से लागू हो गया। कोई बात नहीं, अब नए सिरे से मुकदमे फाइल हो सकते हैं, जिसके भी ब्रीच हुए वो अपने केसेस ला सकते हैं। गुड़गांव के कोर्ट ने क्या किया, उसने इस ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन ऐसे किया कि सेक्शन 138 यानी कि जो चेक के मामले हैं या जो प्रॉमिसरी नोट के मामले हैं वो प्री मैच्योर हैं। अभी भी कोर्ट में अगर कोई क्लाइंट का केस लेकर कोई वकील कोर्ट में जाता तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता और कोर्ट कहता कि भाई प्री मैच्योर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ। सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर कर देगा तो हम केस लेने लगेंगे, नहीं तो ये केस अभी फाइल नहीं हो सकते क्योंकि लिमिटेशन बना दी है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक सामान्य कोर्ट या लोअर कोर्ट का ने ये ऑर्डर नहीं पढ़ा होगा या उनको लिमिटेशन लगानी नहीं आती, लेकिन साहब एक बार चलन में चल गया तो उन्होंने इस बात को ये कह दिया कि नहीं साहब लिमिटेशन का ऑर्डर हुआ था, लिमिटेशन का ऑर्डर होने की वजह से जो मैं एप्लीकेशन को पढ़ पा रहा हूं, बाकी मामला हकीकत में क्या है पता नहीं, और ये प्री मैच्योर है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि आप हमें समय बता दीजिए, आप हमें इसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि इसके क्लैरिफिकेशन में क्या होना चाहिए, ये मामले प्री मैच्योर हैं या रेगुलर, क्योंकि उनका कहना था ये पूरे देश में बहुत सारे जगहों पर प्रैक्टिस में आया, क्योंकि ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का था इसलिए पैन इंडिया लागू हुआ। दूसरा ये भी है कि कुछ कोर्ट ले रहे हैं केसेस रेगुलर और कुछ कोर्ट नहीं ले रहे हैं। तो मैं इसके इंटरप्रिटेशन में जो समझ पाया वो ये है कि केस तो जब भी कोर्ट खुली तो आपको फाइल करने का अधिकार था और जिसका भी वायलेशन हुआ रेगुलर वे में कोर्ट में केस फाइल हो सकता है, लेकिन जो लिमिटेशन क्रॉस करने की वजह से जो मैंने कहा कि मुकदमा जिस दिन फाइल होता है उस दिन जुरिडिक्शन देखा जाता है, लिमिटेशन देखी जाती है, वो लिमिटेशन अक्टूबर 2021 तक नहीं देखी जाएगी और उसके बाद भी 90 दिन का टाइम आपको मिलेगा। 90 दिन के अंदर वो जितने भी केस आपके लिमिटेशन की वजह से, जितने भी केस आप नहीं फाइल कर पाए एपिडेमिक की वजह से, चूंकि रेगुलर कोर्ट खुलने लगी इसलिए वो सारे केस आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और वो लिमिटेशन के तहत खारिज नहीं किए जाएंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मामले कोर्ट में आएंगे ही नहीं या कोर्ट उसको लेगा ही नहीं या ये प्री मैच्योर है, कि मैच्योर उनका मानना रहा होगा कि मैच्योर तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा, या उसकी मैच्योरिटी हम तब से मानेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा, उस दिन के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक मिस इंटरप्रिटेशन का मामला है और ये भी पक्की बात है कि ये मामले जब जाएंगे और लिमिटेशन का खेल हो गया तो कोर्ट के अननेसेसरी मिस इंटरप्रिटेशन करने की वजह से, ये कन्फ्यूजन की वजह से नुकसान तो पिटिशनर का होगा, नुकसान तो क्लेमेंट का होगा, क्योंकि क्लेमेंट का केस डिसमिस होगा ये आधार पर कि भाई इसकी लिमिटेशन का मामला है। इसलिए गुड़गांव बार एसोसिएशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चली गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसकी हमें क्लैरिफिकेशन दे दो। मुझे लगता है कि सभी चेक वाले, सभी प्रॉमिसरी नोट होता है जब आप किसी को वचन देते हैं, मैं आधारक को इतने इतने पैसे देने का वचन देता हूं और ये इस तारीख को मैं इतना पैसा दे दूंगा, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन करके स्टैम्प पर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो स्टैम्प पर लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करके आप दे देते हैं, तो फिर वो उस दिन से जिस दिन आपने उस पर मैच्योरिटी बताई थी कि ये 6 महीने बाद एक्टिव होगा, 6 महीने बाद सामने वाले को पेमेंट नहीं मिलता है तो फिर लिमिटेशन लगाते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कोर्ट में मुकदमा क्लेम का फाइल करने का उसका अधिकार बन जाता है, जो पेई है जिसको पेमेंट मिलना चाहिए। इसी प्रकार चेक बाउंसिंग के मामले में भी जो उसकी लिमिटेशन है उसके अनुसार मुकदमा फाइल करने का अधिकार बन जाता है और लिमिटेशन के अनुसार मैंने कहा कि कोई एग्जम्पशन दिया गया है, कॉन्डोनेंस दिया गया है और वो कॉन्डोनेंस वो नहीं माना जाएगा जिस समय ये एपिडेमिक रहा और एपिडेमिक के समय पर आप, हम या कोई भी केस इस वजह से फाइल नहीं कर पाए क्योंकि एपिडेमिक का लॉकडाउन था या प्रॉपरली सब कुछ नहीं चल रहा था या मैं अपनी रोजी रोटी के लिए जूझ रहा था या कंपनी अपने सर्वाइवल के लिए जूझ रही थी, आदमी अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए जूझ रहा था या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने सर्वाइवल के लिए जूझ रहा था, इस वजह से वो केस फाइल नहीं कर पाया। तो ये जो समय है मार्च 2020 से लेकर
और अक्टूबर 2021 तक का ये एग्जेम्पशन दिया। इसमें भी थोड़ा मैं अगर आप देखेंगे तो थोड़ा उसको स्टडी करेंगे तो आपके वकील आपको अच्छे से बता देंगे कि केस कैसे हो सकता है। आग्रह मैं आपसे ये करूँगा कि प्लीज़, ये मामले इतने ज़्यादा हैं देश में, एपिडेमिक के टाइम पर इतनी ज़्यादा समस्याएं खड़ी हुई, प्लीज़ इन मामलों को लेकर ना हमको फ़ोन करें, ना हमको मेल डालें, आप अपने वकील से बात करें, क्योंकि इनको ना हम डील कर पाएंगे, ना हम इन पर आपको सलाह दे पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में हैं। और आप ये जो इंस्टीट्यूट का नंबर हम देते हैं, वो इंस्टीट्यूट का नंबर सिर्फ उनके लिए है जो कि स्टडी करना चाहते हैं, जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का लॉ सब्जेक्ट के साथ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो बच्चे और लॉ कंपटीशन देना चाहते हैं, उनकी मदद हो सके, उनके लिए अपना ऐप है, उस ऐप पर अपन क्लास अपलोड करते हैं। और ये जो लेक्चर हम देते हैं, इन लेक्चर्स को सामान्य रूप से अपने स्टूडेंट्स के लिए देते हैं, लेकिन वो सबके लिए जाता है ताकि सभी लोग उससे लाभान्वित हो सकें। मैं उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। कोई भी सुनता है तो आप प्लीज़ ये आग्रह कि छोटा बनाइए, वो बनाइए और थोड़ा शॉर्ट में दीजिए, और आपको स्टूडेंट नहीं सुनता, ये बातें मैं सुनना नहीं चाहता। ये स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको इस पर कष्ट होता है तो फिर भाई आप थोड़ा बड़ा बड़ा कर देख लीजिए। और प्लीज़ इस पर, इस मामले पर, जो पार्टिकुलर मामला मैंने कहा है, इन मामलों पर आप हमको फ़ोन ना करें या कोई कॉल ना करें या मेल ना डालें, अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।